तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैरॉन लर्निंग एकेडमी में। मैं हूं कृष्णा कुमार और लेकर के आ गया हूं आपके लिए इस सी शार्प सीखने की सीरीज में एक और नई वीडियो, जहां पर हम आज डिस्कस कर रहे होंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इन सी शार्प। देखो, कंस्ट्रक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। तो आज हम कंस्ट्रक्टर का प्रैक्टिकल यूज करके देख रहे होंगे, कैसे हम कंस्ट्रक्टर को हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं वो हम आज समझ रहे होंगे। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में कोई डाउट नहीं रह जाएगा, आप एवरीथिंग चीजें समझ जाओगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आज की हमारी हेडिंग है वो है कंस्ट्रक्टर इन सी शार्प। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन को मैंने 3 पॉइंट में यहाँ पर लिखा है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताता हूँ। पहला पॉइंट आप यहाँ पर देखो, लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ अ क्लास। यानी कि कंस्ट्रक्टर के बारे में क्या कहा जा रहा है, ये भी एक स्पेशल टाइप का फंक्शन ही है, कोई नई चीज नहीं है। आपने फंक्शन पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, तो फंक्शन जैसा मैंने आपको पढ़ाया था कि आप क्लास बनाते हो, क्लास के अंदर आप कितने भी फंक्शन बना सकते हो, उसी तरह से ये कंस्ट्रक्टर भी है। ये भी एक फंक्शन ही है, बट ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। स्पेशल टाइप से क्या मतलब है, यानी कि अगर स्पेशल टाइप का है तो कुछ स्पेशल चीजें होंगी इसके पास। क्या स्पेशल चीजें वो देखते हैं। तो दैट ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। यानी कि पहली स्पेशल चीज ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है कब, जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इंस्टेंस ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट एक ही चीज होती है, मैंने कल आपको बताया था। तो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। पहली पहचान ये है कंस्ट्रक्टर की, ठीक है। दूसरी पहचान, द मेन पर्पज, यानी कि मेन यूज क्या है कंस्ट्रक्टर का। तो द मेन पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टर is to prepare the object by initializing the values of the class field or properties। यानी कि जो दूसरा मेन पर्पज है कंस्ट्रक्टर का वो ये है कि क्लास के अंदर जो फील्ड्स आप बनाते हो, जैसे मैंने आपको कल के लेक्चर में भी क्लास बनाया था, उसके अंदर मैंने कई सारी फील्ड्स बनाई थी। अब उन फील्ड्स को वैल्यू आपको इनिशियलाइज करना है, तो वो काम आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हो। कंस्ट्रक्टर किस यूज में आता है, ऑब्जेक्ट बाय इनिशियलाइजिंग वैल्यू बाय द क्लास फील्ड ऑफ प्रॉपर्टीज। मतलब आप क्लास की फील्ड को या फिर प्रॉपर्टीज को वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हो कंस्ट्रक्टर का यूज करके। समझ में आया ये चीज। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है कंस्ट्रक्टर हैव द सेम नेम एज द क्लास एंड डू नॉट हैव अ रिटर्न टाइप। थर्ड पॉइंट है कंस्ट्रक्टर के बारे में कि कंस्ट्रक्टर हैव सेम नेम। इसका जो नाम होता है वो सेम होता है जो कि क्लास का नाम होता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक पर्सन नाम की क्लास बनाई है तो कंस्ट्रक्टर भी पर्सन नाम का ही बनेगा। आप कंस्ट्रक्टर किसी और दूसरे नाम का नहीं बना सकते हो। जैसे मैंने फंक्शन बनाते टाइम तो आपको पढ़ाया था कि आप फ्री हो, जिस नाम का आपको फंक्शन बनाना है बनाओ। सम नाम का बनाना है, माई फंक्शन नाम का बनाना है, जो भी आपको नाम रखना है रखो फंक्शन का। लेकिन कंस्ट्रक्टर जब आप बनाओगे किसी भी क्लास के अंदर तो आप देखोगे कि क्लास का नाम क्या है, और जो क्लास का नाम होगा कंस्ट्रक्टर का नाम भी वही रखोगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और डू नॉट हैव रिटर्न टाइप, और इसका कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होगा। जब मैंने फंक्शन आपको पढ़ाया था तो मैंने वहां पे आपको फंक्शन सिग्नेचर के अकॉर्डिंग फंक्शन को 4 टाइप में डिवाइड करके पढ़ाया था, और वहां पे कुछ ऐसे टाइप थे फंक्शन के जिनका कुछ रिटर्न टाइप होता था, फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा होता था। लेकिन ये कंस्ट्रक्टर ऐसा स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा इसका। ये 3 चीजें ध्यान देने वाली हैं। और अगर आपको ये 3 चीजें अच्छे से समझ में आ जाती है, कहीं भी आप अगर इंटरव्यू में बैठते हो और ये 3 चीजें बेहतर एक्सप्लेन कर पाते हो, तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि हाँ, कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको डेप्थ नॉलेज है। लेकिन डेप्थ नॉलेज के लिए आपको थोड़ा सा उसकी कोडिंग भी समझनी चाहिए। तो आइए चलते हैं, हम ये चीज कोड करके देखते हैं कैसे ये तीनों पॉइंट प्रूव होते हैं कोड में। ठीक है, तो आइए तीनों चीजें देखते हैं। बाद में समझेंगे किसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, किसको हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, वो बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम लोग विजुअल स्टूडियो में जा करके एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं अपना, और प्रोजेक्ट क्रिएट करके हम उसमें प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये मैंने विजुअल स्टूडियो 2022 ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करता हूँ। कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क वाला मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ कंसोल ऐप कंस्ट्रक्टर। कंसोल ऐप कंस्ट्रक्टर, ये मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। सोल्यूशन का भी नाम मेरा सेम है। फ्रेमवर्क मेरा लेटेस्ट .NET फ्रेमवर्क 4.1 सेलेक्टेड है। क्रिएट में मैं क्लिक कर देता हूं और मेरा प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और इसमें एक फाइल बन करके आई है program.cs, और इस यहाँ पर उस फाइल में कुछ कोड भी लिखा हुआ है। ये फाइल यहाँ पर ऑलरेडी ओपन है। अगर आप में ओपन नहीं तो आप इस फाइल में डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो। यहाँ पे फाइल ओपन हो जाएगी, उसमें कुछ कोड लिखा हुआ है जिसमें सबसे पहले यहाँ पे नेम स्पेस बना हुआ है,
कुछ नेम स्पेस इंक्लूड भी किए गए हैं जिनका अभी कोई यूज नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पर एक नेम स्पेस बना हुआ है, आपके प्रोजेक्ट के नाम से बनता है ये। और उसके बाद एक क्लास बनी हुई है, इंटरनल क्लास प्रोग्राम, ठीक है। और ये क्लास और ऑब्जेक्ट का मैंने चैप्टर आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो मुझे लगता है अब आपको इस क्लास के बारे में कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है। और नेम स्पेस के बारे में भी मैंने आपको बता ही रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर नेम स्पेस बना है, फिर क्लास बनी है और उसके अंदर एक मेथड बना हुआ है। हम क्या करेंगे, हमें बनाना है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि एक अपनी क्लास बना लेते हैं और फिर हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम अपनी एक क्लास बनाते हैं। तो क्लास बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक क्लास कीवर्ड लिखता हूँ, और क्लास कीवर्ड के बाद में क्लास का नाम लिखता हूँ। क्लास का नाम मैं यहाँ पे जैसे दे देता हूँ पर्सन, ठीक है। ये पर्सन मैंने क्लास का नाम दे दिया, और चूंकि ये क्लास है तो यहाँ पे पैरेंथेसिस तो लगेगा नहीं, मुझे बस यहाँ पे करली ब्रेसेस से ओपनिंग और क्लोजिंग करनी है, ये मैंने कर दी। अब मैं इस क्लास के अंदर क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं बना सकता हूँ फील्ड्स, मेथड्स, वो सारी चीजें बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले कुछ फील्ड बना देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग नेम नाम की एक फील्ड, पर्सन का कुछ नाम हो सकता है तो मैं नेम नाम की एक फील्ड बना देता हूँ, ठीक है। दूसरी फील्ड बना देता हूँ पब्लिक इंट एज नाम की, मैंने कुछ एक पर्सन का कुछ एज भी हो सकता है तो मैंने यहाँ पर एज नाम की भी एक फील्ड बना दी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दो फील्ड बनाई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ एक कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन में ऑलरेडी बताया हुआ है। ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, ऑटोमेटिक कॉल होगा, कॉल नहीं करना पड़ेगा स्पेशली आपको, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज हमने और देखी थी, कंस्ट्रक्टर हैव सेम नेम। अब हमें कंस्ट्रक्टर जब बनाना है तो आपको ये याद रखना है उसी नाम का बनाएंगे जिस नाम की क्लास है। तो क्लास किस नाम की, पर्सन नाम की है। तो पर्सन के अंदर अगर हमें कंस्ट्रक्टर बनाना तो हम पर्सन नाम का ही कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ये बात याद रखने वाली है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए बस लिखूंगा पब्लिक कीवर्ड और फिर सीधे कंस्ट्रक्टर का नाम। तो क्या रखूंगा कंस्ट्रक्टर का नाम, पर्सन, क्योंकि वही मेरे क्लास का नाम है। और बस मैं करली ब्रेसेस की ओपनिंग और क्लोजिंग कर दूंगा, बन गया हमारा कंस्ट्रक्टर। आप देख रहे होगे ये करली ब्रेसेस की मैं ओपनिंग और क्लोजिंग कर देता हूं यहाँ पर, और आप देखोगे हमारा कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बन गया है, ठीक है। तो ये है हमारा कंस्ट्रक्टर। मैंने बस पब्लिक कीवर्ड लिखा और अपने क्लास का नाम लिखा, दैट्स इट। अच्छा, चूंकि कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है तो याद रखना फंक्शन में हम पैरेंथेसिस जरूर लगाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो जैसे ही मैंने कंस्ट्रक्टर का नाम दिया, यानी कि फंक्शन का नाम दिया, तो मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस भी लगा दूंगा ऐसे। तो ये देखो जो एरर आ रही थी वो सॉल्व हो गई। तो हमारा कंस्ट्रक्टर अब यहाँ पर रेडी है। अब ये जो कंस्ट्रक्टर है बेसिकली, इसके इस पैरेंथेसिस के बीच में जब तक कुछ नहीं लिखा है तो वो कहलाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बना तो लिया हमने क्लास के नाम से, लेकिन अगर हमने इस कंस्ट्रक्टर में ये पैरेंथेसिस के बीच में कुछ पास नहीं किया, यानी कोई पैरामीटर नहीं पास किए, इंट ए या इंट बी ऐसा कुछ करके, जैसे हम फंक्शन में पैरामीटर देते हैं, अगर वो कोई पैरामीटर हमने यहाँ पे नहीं दिए, ये कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है कंस्ट्रक्टर, तो इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये देखो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा भी था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और इसके बारे में अगर बात करें तो कंस्ट्रक्टर विच हैज नो एनी पैरामीटर इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एंड दूसरी बात, इट कैन इनिशियलाइज ओनली सेम वैल्यू फॉर एवरी इंस्टेंस ऑफ क्लास, यानी कि ये सेम वैल्यू इनिशियलाइज कर सकता है क्लास के हर इंस्टेंस को। अब ये लाइन अभी आपको नहीं समझ में आ रही होगी, फिलहाल अभी छोड़ दो, हम आगे बात करते हैं अभी इसी वीडियो में। ये लाइन तो तब भी समझ में आ गई होगी कि जिसमें पैरामीटर नहीं है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि ये हमने यहाँ पर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। मैं यहाँ पर कमेंट में लिख भी देता हूँ कि ये क्या है हमारा, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, काम भी मैंने डेफिनेशन में पढ़ाया है कि इनिशियलाइज करना, वैल्यू इनिशियलाइज करना, किसको, क्लास की फील्ड को। ये मैंने कहाँ पढ़ाया था आपको, ये दूसरे पॉइंट में। The main purpose of constructor is to prepare the object by initializing values for the class, field और property। क्लास की फील्ड या प्रॉपर्टीज को वैल्यू इनिशियलाइज करना कंस्ट्रक्टर का मेन काम होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं, किसको, इस नेम को, इस एज को, ठीक है। तो वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए मैं नेम जो ऊपर मैंने वेरिएबल बनाया था उस वेरिएबल को मैं यहाँ पर यूज करता हूँ और उसमें मैं कुछ वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ विमल कुमार, ठीक है, विमल कुमार ये नाम मैंने दे दिया। एज मुझे देनी है तो मैं यहाँ पर एज भी इनिशियलाइज कर देता हूँ, एज इक्वल मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 30, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मैंने इनिशियलाइज कर दी, नेम और एज। तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर बन गया
और कंस्ट्रक्टर ने ऑलरेडी वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दी। ठीक है, अब देखना, अब अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं और ऑब्जेक्ट बना करके मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कोई एक फंक्शन बना लेता हूं और उस फंक्शन में ये जो नेम और एज थे इनको प्रिंट करा लेता हूं, ताकि हम देख पाए कि इनमें वैल्यू इनिशियलाइज हुई भी है कि नहीं, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज तो कर दिया। और मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्टर को हम कहीं कॉल भी नहीं करेंगे, ये अपने आप चलेगा जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे बेसिकली। ठीक है, तो देखें कि ये चल भी रहा है कि नहीं, इनिशियलाइजेशन हो भी रहा है या नहीं, कैसे पता चलेगा। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम सिर्फ ये पता करने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, ये इनिशियलाइजेशन को कमेंट कर देता हूँ और बस यहीं पे मैं लिख देता हूँ console.writeLine और उसमें मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड, मतलब ये पता चल जाए आपको कंस्ट्रक्टर चल गया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड, ये चीज मैंने यहां पे लिख दी। अब कंस्ट्रक्टर कब चलेगा, मैंने ये चीज बताया है आपको कि जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। मैं क्या करता हूं, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं। देखते हैं, मेन फंक्शन के अंदर आते हैं, पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटैक्स आपको ऑलरेडी बता रखा है मैंने कि आपको बस क्लास का नाम लिखना है, उसके बाद आपको अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। लाइक मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे देता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ person1। ठीक है, और उधर मुझे यहाँ पर इक्वल न्यू और पर्सन फिर से वही लिख करके पैरेंथेसिस लगाना है और ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, अच्छा बेसिकली अब मैं इस लाइन के बारे में थोड़ा सा और डेप्थ में आपको समझाता हूँ। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट हमारा इतने से ही क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जब हम पर्सन और person1 लिखते हैं ना, एक्चुअल में हमारा ऑब्जेक्ट इतने से ही क्रिएट हो जाता है। देख सकते हैं, कोई एरर नहीं है इसमें। लेकिन अब भी इस ऑब्जेक्ट को ना कोई मेमोरी स्पेस नहीं मिला है, ये भी एक वेरिएबल की तरह ही होता है, इसको भी स्पेस मिलता है मेमोरी में। कितना स्पेस, जितनी भी फील्ड उस क्लास में बनी हुई हैं, जितने भी वेरिएबल उस क्लास में बने हुए हैं, सबके लिए स्पेस डिसाइड होगा। ठीक है, लेकिन अभी कोई स्पेस नहीं मिला है इस ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को स्पेस तब मिलता है जब आप इक्वल लगा करके यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिखते हो। बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर होता है, जो न्यू और पर्सन लिखते हो, यहाँ पे पर्सन लिख करके पैरेंथेसिस लगाते हो, बेसिकली समझो कि ये फंक्शन कॉलिंग ही है। फंक्शन को आप अलग से तो कॉल नहीं कर रहे हो, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ये समझो ये कॉलिंग ही है, हो जा रही है यहाँ पर। ठीक है, एक न्यू इंस्टेंस जब क्रिएट हो रहा है तो ये कॉलिंग है हो जा रही है। और इस तरह से हमारा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये पर्सन जो कॉल हुआ है ये अपने आप यहाँ पे चल जाता है। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये चल गया। हम यहाँ पे कुछ करें या नहीं, console.writeLine लिखें या नहीं, हम अलग से कोई फंक्शन बनाए या नहीं, लेकिन आप देखना अभी मैंने क्लास का सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया और कुछ किया ही नहीं है। और सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाने से कुछ नहीं होता अगर मैं कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया होता, लेकिन मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया तो कंस्ट्रक्टर चल जाएगा और कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखी हुई लाइन भी चल जाएगी। कंस्ट्रक्टर चलेगा तो उसके अंदर लिखी हुई लाइन तो चली जाएगी। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ कंस्ट्रक्टर चल रहा है। तो हम प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं क्या कंस्ट्रक्टर चल रहा है या नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे console.readline लगा देता हूँ, जिससे हमारी स्क्रीन रुके और हम देख पाएं। तो मैं यहाँ पर console.readline लगा दिया मैंने, और हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा कंस्ट्रक्टर चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड, ये कहाँ लिखा था, कंस्ट्रक्टर के अंदर, यानी कि हमारा कंस्ट्रक्टर चल रहा है। ठीक है, क्यों चला, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यही चीज हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी कि इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाओ करोगे तो जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है आपका ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। और आपने यहाँ पर देखा कि वो कॉल हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब ये ऑटोमेटिक कॉल हो ही रहा है तो हम ये console.writeLine वाली लाइन अब हटा देते हैं, जो कि हमें पता चल चुका है कि कॉल हो रहा है। उसके अंदर हम कर देते हैं इनिशियलाइजेशन, किसको, उन फील्डों को वैल्यू इनिशियलाइज करने का काम कर देते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा डेफिनेशन में कंस्ट्रक्टर इसी चीज के लिए बनाया ही जाता है कि फील्डों को वैल्यू इनिशियलाइज करे। तो हम यहाँ पर वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं, फील्डों को कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहीं पे एक और फंक्शन बना देते हैं, पब्लिक प्रिंट डिटेल नाम का, प्रिंट डिटेल्स नाम का एक और फंक्शन बना लेते हैं। और इस फंक्शन में हम क्या करते हैं कि जो ये वैल्यू इनिशियलाइज हो गई है ना, इन वैल्यूज को यहाँ पर हम प्रिंट कर लेते हैं कि पर्सन का नेम क्या है, पर्सन की एज क्या है, वो चीज़ हम यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पर CW और टैब प्रेस करता हूँ, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ पर्सन नेम इज, जो पर्सन का नेम है वो क्या है, प्लस लगा के मैं यहाँ पर वो वेरिएबल यूज कर लूँगा। ठीक है, पर्सन का नेम ये है और पर्सन की एज क्या है वो भी मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। एज जो है यहाँ पर मैं एज वेरिएबल को यूज कर लेता हूँ। ठीक है, एज। अच्छा, ये फंक्शन जो हमने बनाया ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पर वाइड यूज कर लेंगे, क्योंकि रिटर्न टाइप हमें यूज करना होता है फंक्शन में। तो हम यहाँ पर वाइड यूज कर लेंगे कि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है।
तो ये हमने एक फंक्शन बना दिया और ये फंक्शन इन फील्डों को प्रिंट कर रहा है, इन वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उनको प्रिंट कर रहा है। वैल्यू कब आएगी? जब ये कंस्ट्रक्टर चलेगा। कंस्ट्रक्टर कब चलेगा? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर चल जाएगा, वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। यानी कि अगर वैल्यू इनिशियलाइज हो गई तो अब उसके बाद अगर हम इस फंक्शन को कॉल करें तो उसके फंक्शन के अंदर ये सारी चीजें प्रिंट हो जाएंगी। अगर वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुई होती तो ये सारी चीजें नेम और एज नल आता, ये प्रिंट नहीं होता। तो अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर उस फंक्शन को भी कॉल कर लेते हैं। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब ऑब्जेक्ट के थ्रू हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो हम यहाँ पर person1 डॉट प्रिंट डिटेल फंक्शन को कॉल करते हैं। डॉट लगा करके प्रिंट डिटेल फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया, ये फंक्शन कॉल हुआ। अब फंक्शन के अंदर ये नेम और एज में वैल्यू कहाँ से आएगी? क्योंकि कंस्ट्रक्टर चलेगा और वो इनिशियलाइज कर देगा तो वैल्यू आ जाएगी। तो हम चेक करते हैं वैल्यू आ रही है और चीज़ें चल रही है कि नहीं। तो ये देखो, पर्सन नेम इज विमल कुमार, पर्सन एज इज 30, यानी कि कंस्ट्रक्टर भी चल रहा है हमारा और प्रिंट डिटेल मेथड भी चल रहा है। एक चीज ध्यान देना, ये पर्सन का मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाया था person1। अगर मैं पर्सन का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊं, person2, यहीं पे बना लेते हैं, पर्सन का दूसरा ऑब्जेक्ट में बनाता हूं person2, ठीक है। और ध्यान देना कि मैं फिर से इसको कॉल कर रहा हूं person2 के लिए, और इस बार मैं चेक करता हूं अपने प्रोग्राम को रन करके। तो आप देखो person1 के लिए भी सेम विमल कुमार और एज, और person2 के लिए भी सेम विमल कुमार और एज। इसका मतलब कि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो सेम वैल्यू ही इनिशियलाइज करता है। यानी कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो चाहे मैं जितने ही ऑब्जेक्ट बनाऊं, हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम वैल्यू ही जो इनिशियलाइज की है वही वैल्यू मिलेगी हर ऑब्जेक्ट में। समझ पा रहे हो? ये लाइन अब समझो यहाँ पर कि इट कैन इनिशियलाइज ओनली सेम वैल्यू फॉर एवरी इंस्टेंस ऑफ क्लास। यानी कि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, एक बार उसने जो वैल्यू इनिशियलाइज कर दी वही सेम वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के पास जाती है। मैं एक दो ऑब्जेक्ट बनाया, दोनों के पास सेम वैल्यू की, और भी मैं आपको यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट भी बना के दिखा दूं ना, 10 ऑब्जेक्ट पास वही सेम वैल्यू जाएगी जो इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने इनिशियलाइज कर दी, क्योंकि स्टैटिक वैल्यू दी गई है ना इसके अंदर। अगर हम यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू नहीं देना चाहते हैं तो हमें जरूरत पड़ेगी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर में हम यहाँ पे दे देंगे पैरामीटर, ये कुछ पैरामीटर लेगा, यानी कि वैल्यू ये कस्टमर से ले लेगा कि क्या वैल्यू लेना है, पर्सन का क्या नाम है, क्या एज है, वो ले लेगा यूजर से, और फिर वो ली गई वैल्यू वो इनिशियलाइज कर देगा। उसको हम बोलेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। समझ पे आ रहे हो आप? तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने समझ लिया कि ये था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, किस तरह से परफॉर्म हो रहा था आपने देखा। एक बार जो वैल्यू इनिशियलाइज कर देता है वही वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के पास जाती है। अब हम क्या करते हैं, इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कमेंट कर देते हैं। अब हम आते हैं क्रिएट करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने से पहले उसकी अगर हम थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ें तो आप यहाँ पर देख सकते हो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कि कंस्ट्रक्टर विच हैज एटलीस्ट वन पैरामीटर, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो एटलीस्ट वन पैरामीटर ले रहा हो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। अब वन मतलब जरूरी नहीं कि वन ही हो सकता है, 1 ले रहा हो सकता है 10 ले रहा हो सकता है 20 ले रहा हो सकता है 5 ले रहा हो, मतलब अगर पैरामीटर ले रहा है तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। सिंपल, ठीक है। And is called parameterized constructor. Using this constructor, we can initialize different value, यानी कि different value हम initialize कर सकते हैं to each instance of the class. हर नए ऑब्जेक्ट के लिए हम नई वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। समझ पा रहे हो कि जितनी बार नया ऑब्जेक्ट बनेगा उस नए ऑब्जेक्ट के लिए नई वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। यानी कि एक नया पर्सन जब बनेगा उस नए पर्सन के लिए नया नेम, नई एज, सब कुछ नया आएगा। ठीक है, अभी हमने 2 ही प्रॉपर्टी रखी है। हो सकता है जब रियल टाइम प्रोजेक्ट में काम करोगे 20 प्रॉपर्टी हो, ठीक है। हो सकता है किसी डॉक्टर का ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसकी 20 प्रॉपर्टी हैं। हो सकता है स्टूडेंट का बना रहे हो सकता है किसी एम्प्लॉय का बना रहे हो, ठीक है। मतलब एम्प्लॉय नाम की क्लास हो सकती है उसका ऑब्जेक्ट हो सकता है, स्टूडेंट नाम की क्लास हो सकती है उसका ऑब्जेक्ट हो सकता है, या रियल टाइम में कुछ भी चीजें हो सकती है। कॉन्सेप्ट यही होगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में समझा, कोई ना कोई एक पैरामीटर मिनिमम जरूर कंस्ट्रक्टर ले रहा हो तो उसको हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहेंगे। और वो किस काम आता है, ये जो वैल्यू स्टैटिक थी ना उसको डायनेमिक करने के लिए, यानी कि हर बार एक नए ऑब्जेक्ट के लिए एक नई वैल्यू पास करने के लिए हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। कैसे देखते हैं। हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे फिर से कंस्ट्रक्टर बनाते हैं लेकिन इस बार पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ठीक है। और ये जो हम ऑब्जेक्ट हमने बनाया था और फंक्शन को कॉल किया था ये हमने डिफॉल्ट वाले कंस्ट्रक्टर के लिए किया था, इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक नया कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम फिर से लिखते हैं पब्लिक, और कंस्ट्रक्टर का नाम लिखना है पब्लिक के बाद। तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहेगा, वही नाम जो क्लास का नाम है, तो पर्सन। ये हमने कंस्ट्रक्टर का नाम लिख दिया। चूंकि कंस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है तो उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। इसे पहचान तो हो कि ये फंक्शन है, फंक्शन की पहचान तो पैरेंथेसिस से ही होती है, ठीक है। हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दिया। फिर क्या लगाना है,
कर्ली ब्रेसेस लगाना है, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो इस फंक्शन की या इस कंस्ट्रक्टर की कह सकते हैं बॉडी भी बन गई। अब उसके अंदर हमें क्या करना है, इनिशियलाइजेशन, क्योंकि कंस्ट्रक्टर बनता ही है इनिशियलाइजेशन करने के लिए। किसको इनिशियलाइजेशन, क्लास की फील्डों को वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए। तो क्लास की फील्डों को वैल्यू इनिशियलाइज करना है, ठीक है, लेकिन इस बार हमें स्टैटिक वैल्यू नहीं देनी है, इस बार हमें वैल्यू यूजर से लेनी है। यानी कि जब कोई इसका ऑब्जेक्ट बनाए, जब कोई डेवलपर इसका ऑब्जेक्ट बनाए तो हम उससे वैल्यू मांगे कि भाई आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, आप ये वैल्यू दो, ये वैल्यू रिक्वायर्ड है इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू आप मांग रहे हो, यहाँ पे हमें चाहिए नेम और एज। तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का एक पैरामीटर बना लेते हैं नेम, और एक इंट टाइप का पैरामीटर बना लेते हैं इंट टाइप का एज। ये दो पैरामीटर हमने बना लिए। तो देखो सिंपल फंक्शन ही है लेकिन दो पैरामीटर ले रहा है, और चूंकि क्लास के नाम का ही फंक्शन है तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है, यानी कि स्पेशल टाइप का फंक्शन है, स्पेशल टाइप का फंक्शन यानी कि कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये दो वैल्यू ले रहा है किससे, जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तो उसको ये दो वैल्यू देना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, ये जब दो वैल्यू ये ले लेगा, यहाँ पर दो वैल्यू आ जाएंगी, जैसे फंक्शन में आती थी, हमने जब फंक्शन के चैप्टर में पढ़ा था, जब फंक्शन कोई पैरामीटर लेता था, फिर हम जब फंक्शन को कॉल करते थे, हम उससे आर्गुमेंट पास करते थे, वो फंक्शन के पास जाते थे, फंक्शन के अंदर यूज होते थे। वैसे जब इसके पास वैल्यू आ जाएगी, नेम में नेम आ जाएगा, एज में एज आ जाएगा, तो अंदर यूज कर सकते हैं। क्या यूज करना है, इनिशियलाइज करना है, किसको, इन फील्डों को। तो हम ये वाले नेम को, ये जो नेम आया है वो इनिशियलाइज कर देंगे, ये वाला नेम जो आया है। अच्छा, ये दोनों नेम सेम हो जा रहे हैं, कोई डिफरेंस है नहीं, तो हम क्या करते हैं, पहले वाले नेम में, ये पहला वाला नेम क्या है, ये वाला नेम यानी फील्ड का नाम, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दिस कीवर्ड लगा देते हैं, दिस डॉट। इससे ये पता चलेगा जो पहले वाला नेम हम लिख रहे हैं, ये बात की जा रही है इस क्लास के नेम की, दिस कीवर्ड बिलोंग करता है उस पर्टिकुलर क्लास से। तो हम बता रहे हैं कि इस क्लास के अंदर जो नेम है उसको क्या असाइन करना है, ये वाला नेम जो कंस्ट्रक्टर से आ रहा है। समझ पा रहे हो, इस तरह से हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे हैं डायनेमिक वैल्यू। फिर हम दिस डॉट एज को भी वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं, दिस डॉट एज को, ये वाली जो एज आ रही है वो हम इनिशियलाइज कर देंगे, ये वाली एज। तो ये एज हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने नेम और एज कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज कर दी। अच्छा, ये भी कंस्ट्रक्टर तब चलेगा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, लेकिन ध्यान रखना इस बार कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज बना हुआ है, डिफॉल्ट नहीं बना, यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम ये पैरामीटर देने पड़ेंगे हमको, ठीक है। मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के आगे लिख भी देता हूँ कि ये है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये हमारा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से यहाँ पे आता हूँ और क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मुझे लिखना है क्लास का नाम। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास का नाम पर्सन, और ऑब्जेक्ट का नाम रख देता हूँ person1 इक्वल, और मैंने आपको बताया बस इतने से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, लेकिन उसके मेमोरी में अभी स्पेस नहीं मिला है। कब मिलेगा, जब मैं उसको इनिशियलाइज करूंगा कंस्ट्रक्टर से। तो मैं यहाँ पर न्यू और कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करने के लिए फिर से क्लास का नाम और पैरेंथेसिस लगाऊंगा। लेकिन ध्यान देना, इस बार हमने क्लास के अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रखा है, तो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जाओगे तो यहाँ पे मिलेगी आपको एरर। क्यों एरर मिल रही है, आप यहाँ पर इस एरर को पढ़ो कि देयर इज एन आर्गुमेंट गिवन द कॉरस्पॉन्डिंग द रिक्वायर्ड पैरामीटर नेम ऑफ पर्सन डॉट पर्सन, यानी कि पर्सन के अंदर जो पर्सन कंस्ट्रक्टर बना है वो पैरामीटर उसको कुछ रिक्वायर्ड है। कौन कौन से, नेम और एज, दो पैरामीटर यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमको क्या करना होगा कि हमको यहाँ पर पास करने होंगे दो पैरामीटर। कैसे दे सकते हो, पहले नेम स्ट्रिंग टाइप का देना है, तो डबल कोट लगा करके यहाँ पे आप कुछ नेम दे सकते हो। मान लो मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ कृष्णा कुमार, ठीक है, ये मैंने नेम दे दिया। उसके बाद कॉमा लगाओगे और इन टाइप की एज देनी है, तो मान लो मैंने यहाँ पे दे दी 20, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ही यहाँ से डायनेमिक वैल्यू भेज सकते हो, यानी कि जितनी बार भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाते टाइम आप वैल्यू भेज सकते हो। वही वैल्यू यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के थ्रू इन फील्डों को असाइन हो जाएगी, और जब इन फील्डों को वो नई वैल्यू असाइन हो जाएगी तो ये यहाँ पर जब प्रिंट होगी तो वो नई वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी जब भी फंक्शन कॉल किया जाएगा। यानी कि अगर मैं अब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ person2, और मैं यहाँ पे कुछ और नाम पास कर देता हूँ, मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ विमल कुमार, और एज कर देता हूँ 30, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट मैंने बना दिए person1 और 2, और person1 के थ्रू भी मैं, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू भी मैं एक बार इस प्रिंट डिटेल मेथड को कॉल करूंगा, और person2 के थ्रू भी मैं प्रिंट डिटेल मेथड को कॉल करूंगा। ये मेथड जो बना हुआ है, जो फंक्शन बना हुआ है, इसको कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट के नाम से, ऑब्जेक्ट के नाम में डॉट लगा के कॉल करते हैं। ऐसा तो कॉल होगा नहीं है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है क्लास एंड ऑब्जेक्ट के चैप्टर में, मेरे पिछले वीडियोज में देख सकते हो आप लोग जो यहाँ पर न्यू है।
तो हम क्या करेंगे, एक बार person1 का यूज करके हम प्रिंट डिटेल मेथड को कॉल करते हैं, person1 डॉट प्रिंट डिटेल्स, ठीक है, इसको कॉल करते हैं। और इसके नीचे मैं एक कंसोल डॉट राइट लाइन लिख करके मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर डैश डैश कर देता हूँ, जिससे आप थोड़ा सा डिफरेंस देख पाओ। यहाँ पे डैश डैश करके एक लाइन लिख देता हूँ, ठीक है। और फिर दोबारा इसी फंक्शन को कॉल करता हूँ, प्रिंट डिटेल फंक्शन को, लेकिन इस बार person1 के ऑब्जेक्ट के साथ नहीं, person2 के ऑब्जेक्ट के साथ, ये जो मैंने दूसरा वाला ऑब्जेक्ट बनाया इसके साथ। अब एक चीज ध्यान देना, जब person1 ऑब्जेक्ट हमने बनाया था तो हमने डिफरेंट वैल्यूज दी थी, जब person2 ऑब्जेक्ट बनाया तो हमने डिफरेंट वैल्यू पैरामीटर में पास की एज आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो आप हर बार नई वैल्यू भी पास कर रहे हो ना जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो। कंस्ट्रक्टर क्या होगा, जब कंस्ट्रक्टर ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में ये वैल्यू जाएंगी, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अपने आप चलेगा, जब ये ऑब्जेक्ट बना है अपने आप चलेगा, तो वो नई वैल्यू हर बार असाइन होंगी, हर बार नया ऑब्जेक्ट बनेगा, हर बार नई वैल्यू असाइन होंगी उन फील्डों को। जब हर बार नई वैल्यू असाइन होंगी तो जब उस ऑब्जेक्ट का यूज करके फंक्शन को कॉल करोगे तो वो नई वैल्यू यानी कि जो वैल्यू असाइन की गई थी उस ऑब्जेक्ट के द्वारा वही वैल्यू आपको यहाँ पे प्रिंट होती हुई दिखेगी, ठीक है। इस तरह से आप कितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगे हर बार एक नई वैल्यू जाएगी, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो अब अगर मैं प्रोग्राम को यहाँ पे रन करूँ तो अब इसका आउटपुट देखोगे, ये देखो, पहले यहाँ पे पर्सन नेम इज कृष्णा कुमार एंड एज इज 20, दूसरा पर्सन नेम इज विमल कुमार एंड एज इज 30। समझ पा रहे हो, हर ऑब्जेक्ट के पास डिफरेंट वैल्यू जा रही है, ठीक है। वो कैसे जा रही है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू होकर के जा रही है। कैसे, कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे होकर जा रही है, आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो वैल्यू पास कर रहे हो, यानी कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जब बनता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम वैल्यू भी पास करनी होती है और हर बार पास करनी होती है। जितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उतनी बार नई वैल्यू पास करनी होती है और वो नई वैल्यू क्लास की फील्डों को कंस्ट्रक्टर के थ्रू असाइन होती है और असाइन होने के बाद फिर उसका जो भी फंक्शन दूसरे बनेंगे वहां पर उसका यूज कर सकते हो। समझ पा रहे हो, कुछ इस तरह से ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वर्क करता है। ये हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है, ये भी काम वही कर रहा है वैल्यूओं को इनिशियलाइज करने का, पर ये स्टैटिक एक फिक्स वैल्यू नहीं इनिशियलाइज कर रहा जो हर ऑब्जेक्ट के पास सेम वैल्यू जाए। ये हर ऑब्जेक्ट के पास एक नई वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम वैल्यू ले रहा है और फिर वही वैल्यू इनिशियलाइज कर दे रहा है फील्डों को। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। मुझे लगता है कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और अगर आपको ये कोडिंग भी समझ में आ गई है जो मैंने किया है तो आप कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट किसी को भी अच्छे से समझा सकते हो। आप खुद से एक बार ऐसे पढ़ो जैसे आप किसी को समझा रहे हो, देखो ये समझ में आ रहा है या नहीं, आप किसी को समझाने का प्रयास करो, सोचो समझा पा रहे हो या नहीं खुद से। अगर आपको लगे कि हाँ समझा पा रहे हो, दैट मीन आप जब समझ गए हो कंस्ट्रक्टर की, अब अगर इंटरव्यू वगैरह में आपसे ये पूछा जाएगा तो आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा। चाहो तो और भी कुछ प्रोग्राम बना करके भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो कंस्ट्रक्टर की, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की भी, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की, और यहाँ पे कितने भी पैरामीटर हो सकते हैं, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, ठीक है। तो मुझे लगता है आपने इस वीडियो से कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।